जानना चाहते हैं आपकी विधानसभा की जो नहरें हैं पूरी तरह सूखी पड़ी हुई है, इसकी क्या आपकी राय? पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आए और जो किसानों की समस्याएं उस पर बात करने के लिए आपने जो प्रश्न किया है, आप भी किसान के परिवार के हैं, आपकी टीम के भी लोग हैं। समस्याएं इतनी बढ़ती जा रही हैं, नहरों में टेल तक पानी का वादा भारतीय जनता पार्टी सरकार का, जो नहरों में मिड तक भी पानी नहीं है, टेल तक की तो बात छोड़ो। बिजली की इतनी समस्या है, 7 साल होने जा रहा है सरकार को, 7वां साल चल रहा है। जो हम लोग 12 से 17 तक की सरकार में मिले रहे, जितनी बिजली परियोजनाएं उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाई थी, वही बिजली परियोजनाएं हैं, उतना ही प्रोडक्शन है। और पिछले 7 सालों में इतनी खपत बढ़ी है, चाहे वो किसान की हो, जवान की हो, पढ़ने वाले की हो, फैक्ट्रियों की हो, उद्योगों की हो, सारी चीज़ों की खपत इतनी बढ़ी है, अस्पतालों से लेकर के ऑफिसों तक। बिजली का उत्पादन और बिजली उत्पादन के संयंत्र उतने ही हैं जितने 17 के पहले तक बने थे, इसलिए समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार जो है सिर्फ ये दिखा रही कि हम उत्पादन ये कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं, तो इन्होंने जीरो टॉलरेंस कर रहे हैं, अपराधी भगा रहे हैं, प्रदेश के बाहर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, जेलों में चले जाएंगे। आए दिन घटनाएं हो रही हैं और कहीं और नहीं, जहां पर मुख्यमंत्री जी रहते हैं उसी शहर में आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं, छिनेती की, हत्याओं की, न जाने कितनी घटनाएं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि किसान पूरी तरह से परेशान है, ना उसकी फसलों का उचित मूल्य मिल रहा है, ना उसकी फसलों की खरीद हो पा रही है, ना उसकी फसलों के उत्पादन के लिए उसको सब्सिडी और खाद पानी बिजली की व्यवस्था हो पा रही है। अगर बिजली कहीं पहुंच भी रही है तो उसका इतना लो वोल्टेज है कि किसान ना अपने धान की रोपाई कर पा रहा है पानी की उपलब्धता के नाते, ना अपना गन्ना भर पा रहा है, ना और अपनी फसलों को उपाई कर पा रहा। तो इसी तरह से शिक्षा है, नौकरियां हैं, रोजगार है, सभी तरह से सरकार फेल है। ऊपर से बाबा के पाले हुए जो सांड हैं, जो अगर कुछ बच भी जा रहा है किसानों के पास तो उनसे नहीं कर पा रहा। तो हर हाल में किसान परेशान है। लेकिन अब सरकार जो है लॉलीपॉप दिखा करके सम्मान निधि के नाम पर किसान जो हमारा भोला भाला देश को अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से बनाता है, बढ़ाता है, मजबूती देता है, उसको एक कैश के रूप में एक सम्मान निधि दिखा कर दे करके बरगला करके उसका वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हम लोग इस प्रयास में हैं कि किसान भाइयों को, नौजवानों को, छात्रों को, मुसलमानों को, तमाम जात के लोगों को जोड़ करके और उनके बीच जा करके ये कह रहे हैं कि आप धर्म जात के बंधन से हट करके इस सरकार को बदलने का काम करिए, नहीं तो जो भारतवर्ष की गरिमा है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जिसमें हमारे हिंदू मुसलमान सारे किसान हैं, कोई बंटवारा नहीं है किसानों का, तो सारे लोग अपनी खेती बाड़ी से अपना अपना परिवार पालते रहे और देश को मजबूती देते रहे, देश को अपने बेटों के रूप में प्रहरी जवान देते रहे जो शहीद होने के लिए खड़े रहते, तो सारा कुछ नुकसान हुआ, सिर्फ नहरों की समस्या नहीं है। विधायक जी, आज के डेट में जो राजनीति का ये फार्मूला है, क्या वो बदल चुका है? राजनीति का सिस्टम बदल चुका है? आए दिन ईडी, सीबीआई क्या क्या जो है लोगों के ऊपर, विपक्षियों के ऊपर जो है आरोप लगा करके उनको परेशान करना, क्या राजनीति का सिस्टम बदल चुका है? सिस्टम बदला तो नहीं है, लेकिन लोहिया जी ने कहा था कि सत्ता भ्रष्ट बनाती है और अतिशय सत्ता अतिशय भ्रष्ट बनाती है। हम लोग लोहिया जी के समर्थक में हैं। तो जब आप किसी व्यक्ति को बार बार ताकत देंगे, चाहे वो दल हो चाहे व्यक्ति हो, तो दल के नाम पे तो सिर्फ भाजपा नाम है, वहाँ पे तो सारा कुछ मोदी जी कर रहे हैं। वरना मणिपुर जैसे प्रकरण में 3 महीना हो गया मोदी जी मां नहीं बोल पाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज देश का विपक्ष पार्लियामेंट में मोदी जी को बुला रहा है, आए और जवाब दे, नहीं दे पा रहे, नहीं जा रहे। मजबूर होकर के विपक्ष ने वो दिया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया है। खैर अच्छा है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, वो वर्तमान परिस्थितियों के लिए अच्छा है कि लोकसभा के
अध्यक्ष जी ने उसको स्वीकार किया है। अब तिथि क्या अभी आएगी, कब तय करेंगे, बहस होगी, तो उसमें नियमों के तहत जवाबदेही करने के लिए प्रधानमंत्री जी को सदन में जाना जरूर पड़ेगा, तब उनसे वहाँ पर सवाल जवाब होंगे और मणिपुर से लेकर तमाम जगहों पर जो हिंसाएं हो रही उन सब का लेखा जोखा देश के सामने आएगा। अच्छा, एक सवाल और है, ये जो पहले के जो नेता हुआ करते थे, किसानों की समस्याओं के लेके और गरीब जनता की समस्याओं को लेके गांव-गांव तो वोट संघर्ष करते थे, आज कहीं ना कहीं देखने को फार्चूने की राजनीति देखने को मिले, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो जो आपने आपके साथी ने पूछा ईदी वाली बात, वो उत्तर का क्या आपके सवाल का उसी में जवाब। कोई लोकतांत्रिक तरीके से यदि आंदोलन करना चाहता है, चाहे दल हो, व्यक्ति हो या कोई नॉन पॉलिटिकल संगठन हो, कोई तंजीम हो, अगर वो किसानों के हित के लिए, नौजवानों के हित के लिए, छात्रों के हित के लिए, अक़लियत के हित के लिए, संविधान के हित के लिए संघर्ष करना चाहती है, तो सरकार तुरंत आनन फानन उनके ऊपर तरह तरह के मुकदमे लिख करके उनको जेलों में कहीं ना कहीं आप तो जो ईडी सीबीआई का जो भय है वो बड़े नेताओं के ऊपर प्रभावी है, और छोटे जो वर्कर हैं उनको जो तरह तरह के मुकदमे हैं, गैंगस्टर है तो फलाना है तो ढिमकाना है, इन मुकदमों में जो उनको ठूस दिया जा रहा है, तो मॉरली जो है लोग जो है हैरेस हुए हैं, तो सोचते हैं कि आंदोलन करें तो जेल चले। तो इस तरह से कोई इस तरह का आंदोलन स्वरूप नहीं ले पा रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में ही पूरे देश के पैमाने पर बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, और जो 24 में सरकार को निश्चित ही पदच्युत कर देगी। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये विपक्ष जनता का मुद्दा उठाना चाहती है, उस पर सत्ता पर भय दिखा के डराने का काम नहीं कर रही है? देखिए, आपके पास देश की तमाम नज़ीरें हैं। अभी सबसे करंट नज़ीर आपकी जो है महाराष्ट्र की है, वहाँ पे दल ही तोड़ दिया। जब दल तोड़ दे रहे हैं विभिन्न कारणों से, अब अजीत पवार जी 70,000 करोड़ का घोटाला बता रही थी उनकी सरकार, और जैसे गए वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में फ्रेश होकर ड्राई क्लीन होकर निकल गए। और छोड़िए, जो 70,000 का घोटाला किया है, जिस पर ब्लेम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसी आदमी को महाराष्ट्र का वित्त मंत्री बना दिया। जिसको शुगर हुई हाई लेवल की, उसको जो है मिठाई के भंडार में बैठा दिया और खाओ। तो आप कल्पना करिए सरकार कैसे चल रही है। मोदी जी हमेशा जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी और खास करके जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बिगाड़ने का काम किए। मुख्यमंत्री रहे हैं तब भी, और जब से प्रधानमंत्री हैं तब भी। अटल जी का एक बयान था, आपको याद होगा कि उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं बिहार के घटनाक्रम पर कहा था उन्होंने, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, कि मैं बिहार में राजधर्म का पालन नहीं करा पाया। तो जो राजधर्म है वो ये है कि जब हम कुर्सी पर बैठ जाएं, जब हम ताकत में आ जाएं, जब हम सत्ता में बैठ जाएं, तो हमारे संविधान की सुरक्षा संरक्षण सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद हमारे संविधान ने हमारी जनता को, हमारे देश के नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए, उनके अधिकारों का सुरक्षा संरक्षण किया जाना पहली मूलभूत जिम्मेदारी सरकार की। उसके बाद डेवलपमेंट, एजुकेशन, स्वास्थ्य, सारी चीजें, तो वो नहीं कर पा रही है सरकार। आज सरकार के लोग कहते हैं कि बिहार में ये हो रहा, बंगाल में ये हो रहा, वहाँ ये हो रहा। नहीं, हम ये नहीं कहते कहाँ क्या हो रहा, हम ये कहते हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा उस पर भी बयान दीजिए, बिहार बंगाल में क्या हो रहा उस पर भी सवाल खड़ा कीजिए। हमारे यहाँ कहा गया कि जस नार्यस पूजते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता रमण करते हैं, घूमते हैं, विचरण करते हैं। तो ये तो भाजपा का स्लोगन है, हिंदुत्व का स्लोगन है, वासुधैव कुटुंबकम हिंदुत्व का स्लोगन है। तो इस पर भाजपा क्या कर रही है? आज पूरी दुनिया के सामने देश का सिर झुका हुआ है, और हमारे आप जैसे तमाम पढ़े लिखे लोग भी और जो नहीं पढ़े लिखे होली हुई वो वीडियो देख के शर्मसार है कि देश के अंदर ये
मनुस्मृति की बात करते हैं लोग, तो ये तो बहुत पीछे देश जा रहा है, सदियों सदियों पीछे जा करके। जब टीपू सुल्तान ने किसी जमाने में हमारी माताओं बहनों को स्तन ढकने का अधिकार दिया था, स्तन ढकने का भी टैक्स लिया जाता था, हमारी कितनी माताओं तो अपने स्तन काट करके दे दिए। तो अब तो ये सवाल बहुत गूढ़ और बहुत बड़ा हो गया कि सदियों पीछे सरकार जा रही कि हमारी माताएं बहनें नग्न घुमाई जा रही हजारों लोगों के बीच में, और उनके जननांगों से सामूहिक और सार्वजनिक रूप से छेड़छाड़ की जा रही है। और आप देखिए मानसिकता कहाँ जा रही है। सरकार का ऐसा एजेंडा, सरकार की कार्यशैली ऐसी है कि नौजवानों की या आवाम की मानसिकता क्या हुई। 52 साल की महिला के साथ छेड़छाड़ हो रही है, बलात्कार नहीं हो रहा है। 42 साल की महिला के साथ छेड़छाड़ है, बलात्कार नहीं हो रहा है। और 22 साल 21 साल की महिला के साथ, युवती के साथ न जाने कितने लोग बलात्कार कर रहे हैं। क्या ये देश के मुखिया की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि वो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करें, उनका संरक्षण करें, और हमारे नागरिकों को जो अधिकार संविधान में मिला है उसकी सुरक्षा संरक्षण का वादा करें। एक लास्ट सवाल आपसे, जो ये युवाओं की समस्या है, सरकार भर्तियों पे रोक लगा के बैठी है, युवा परेशान इस पे। देखिए, सरकार भर्तियों पे नहीं रोक लगा रही है। आपके पिछला पुराना एक बयान था आरएसएस प्रमुख जी का, बिहार में उन्होंने बयान दिया था कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। वो लोग दबा छुपा बयान देते हैं, उनके इस बयान का निहितार्थ है वो आरक्षण को भी खत्म करना चाहते हैं, मूल रूप से खत्म करना चाहते हैं। इसलिए वो नौकरियां नहीं निकाल रहे हैं, बस दिखने दिखाने के लिए निकल रही नौकरियां। और आरक्षण डायरेक्ट खत्म करेंगे तो देश इतना बड़ा है, और आप ये जान रहे हैं कि देश में आरक्षण पाने वालों की आबादी बहुत बड़ी है। एक बड़ा विद्रोह हो जाएगा, सामाजिक विद्रोह हो जाएगा, और गृह युद्ध जैसा स्वरूप बन जाएगा। इसलिए जो है वो इनडायरेक्ट आउटसोर्सिंग का सिस्टम बना करके अपने समर्थकों को, अपनी विशेष जात के लोगों को संविदा पर नौकरियां दे करके नौकरियों का पटाक्षेप कर रहे हैं। और इसी तरह से वो लोगों से जो जरूरी सरकारी काम है निपटा रहे हैं। जो काम आपको आपके जवान छाती पे गोली खाकर करते रहे, अब उनको अग्निवीर बनाते हैं। 4 साल के बाद फिर घर चले जाओ। तो वो इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि संविदा पर आओ, इतने दिन रहो, और अगर हम निकालते हैं तो तुम कहीं कोर्ट की शरण में, संविधान की शरण में न जा पाओ। इस निहितार्थ में वो आपकी नौकरियां चबाने का काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग से बुला रहे हैं। और वो भी अब जवाब उसके बहुत, हम लोग तो मान लीजिए इसी में हैं, तो बहुत से लोग जब उसमें अंदर जाएंगे, आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो जाति विशेष, वर्ग विशेष को नौकरियां यानी संविदा पर रखने का काम कर रहे हैं। और हमारे जो लोग हैं, जो देश में बड़ी आबादी है, आप समझिए कि आपकी उम्र उस समय क्या रहेगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी थी आज से करीब 42-45 साल पहले, तब नारा दिया था कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पाए 100 में साथ। इसका मतलब था कि कहीं न कहीं उस समय 60% पिछड़ों की जनसंख्या थी। देश में बहुत से स्टेट हैं, उदाहरण है आरक्षण के, जहाँ 50% से ऊपर तक आरक्षण दिए गए हैं। इतना बड़ा स्टेट यूपी है, यहाँ क्यों नहीं दे सकते हैं, क्या दिक्कत है? मगर जो है वो भी नहीं मिल रहा है, आउटसोर्सिंग से किया है। तो नौकरियों को दबाने छुपाने का नहीं, चबाने का काम कर रही है सरकार। आयुर्वेद में कहा गया ना, जितना चबाएं उतना अच्छा पाचन होता, तो ये चबा करके पचा रही नौकरी। इस सरकार को जब तक आप कुर्सी से नहीं हटाने का काम करेंगे, आपसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जनता तो कहती है, करती है। अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपकी मर्जी पूरा दिखाएं या जो पिछड़ों के लाभ का अंश है उसको काट के सामान्य चीज़ दिखाएं, या पूरा ही ना दिखाएं, ये तो आपकी मर्जी पे है। तो वर्तमान केंद्रीय सरकार ने ये भी किया कि मतलब जो मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे आपका मीडिया हो, उसको टीवी हो, सब पर अंकुश लगा। आप देखिए कितना ज्वलंत उदाहरण है, 1 घंटा रवीश कुमार का शो आता था, उसके लिए पूरा टीवी चैनल ही खरीद लिया। आप कल्पना करिए
कि आप देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप सच्चाई दिखाते रहे। चौधरी साहब ने दिल्ली में भाषण किया था अपने समय में कि किसानों, जब तक मीडिया मेरे खिलाफ लिखता रहेगा तब तक मैं तुम्हारा रहूँगा, समझो तब तक मैं तुम्हारा हूँ, और जिस दिन मीडिया मेरे पक्ष में लिखने लगेगा तो जान जाना कि मैं तुम्हारा नहीं रहा। तो जिस देश में मीडिया के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने इतनी बड़ी बात कही हो कि अगर मीडिया मेरे पक्ष में लिखने लगे तो किसानों, नौजवानों समझ लो मैं तुम्हारा नहीं रहा, तो वहाँ पर मीडिया को भी अपना रोल आगे बढ़कर निभाना चाहिए। और मुझे कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि निचले स्तर पे आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसको तो मैं नहीं कर सकता, मगर इसके ऊपर का जो मीडिया है, खास करके ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया तो जो है सो है ही है, वो देश को बहुत कमजोरी की तरफ ले जाने का काम कर रहा है। और ये जो परसेप्शन बना हुआ है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या मोदी है तो मणिपुर मुमकिन है? ये मीडिया को दिखाना चाहिए कि मोदी है तो मणिपुर में ये मुमकिन है। देश के एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि ऐसी तो एक घटना पिक्चर में आ गई, ऐसी सैकड़ों हजारों घटनाएं। इट मीन्स मणिपुर में क्या हो रहा होगा जब एक घटना दो घटना देख करके देश और दुनिया में इस तरह का गुस्सा है, शर्मसारी है, तो जो पीछे और पर्दे की घटनाएं होगी जो पिक्चर में नहीं आ पाई है, जिनका वीडियो वायरल नहीं हो पाया है, वो घटनाएं कितनी भी भयानक। तो मोदी के रहने पे क्या यही आज तक पुलवामा के अटैक का कुछ पता चला? ये हमारे भाई बैठे, बड़े भाई सरकारी नौकरी में थे, लखनऊ हमारे आवास पर उस समय थे, हम नहा रहे थे जब घटनाक्रम की सूचना आई टीवी, हम भी निकल कर भागे आए, देखे। हमने इनसे उसी समय कहा कि ये आने वाले चुनाव की तैयारी है। 2024 में आप लोग किस स्तर तक तैयारी चल रही है? देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं और आज फिर कह रहे हैं कि वो स्ट्रेटजी नहीं होती है जो चाक आउट कर दी जाए, तो कोई मतलब नहीं रहता उसका। रणनीति की ये युद्ध में इस्तेमाल करने का यंत्र है, ये उसी समय इस्तेमाल किया जाएगा। पर हम इतना आपसे कह रहे हैं कि इस तरह की प्लानिंग जरूर हो रही है और हुई है कि 2024 में निश्चित तौर पे मोदी साहब को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाएगा, ये तय है। इसके लिए विपक्ष को चाहे जो भी त्याग करना पड़ेगा, चाहे जो भी परिस्थितियां पैदा करनी पड़ेंगी लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से, वो पैदा करेंगे। तो ये थे आज हमारे साथ पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव जी। उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी हमारे चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।